नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग कौडा इक्विना सिंड्रोम, यह एक व्याधि है जो स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है और यह बहुत ज्यादा तकलीफ देती है और एलोपैथी साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। तो हम आज इसी पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज जो हम लोग बात करेंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्याधि है जो आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग ही पंचकर्म से या कटिबस्ती से ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस व्याधि को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इस व्याधि को समझेंगे तभी आप लोग इसका इलाज कर सकते हैं। एनाटोमिकली क्या डिफेक्ट आते हैं यह आप लोग को स्क्रीन पे दिखेगा। आप लोग देखिए, समझिए, सीखिए। और ये कॉलेजेस में कोई भी नहीं पढ़ाएगा आप लोगों को इतना डिटेल में अच्छे से, लेकिन मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए ले आया हूँ तो आप लोगों को यह जरूर काम आएगा। अब हम इसका शुरुआत करते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए। आप लोग को क्या समझ आ रहा है? कौडा इक्विना सिंड्रोम जो होता है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है, जिसमें कौडा इक्विना जो रहता है, जो घोड़े का पूंछ जैसा हमारे नीचे लास्ट में बहुत सारे ऐसे ये रहते हैं, नर्व्स रहते हैं। तो उसमें डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से सारे फंक्शंस बिगड़ जाते हैं। लंबर प्लेक्सिस के नर्व रूट सब खराब हो जाते हैं। और जो लास्ट में कॉर्नस मेडुलैरिस रहता है वहां तक ये पूरा डैमेज हो गया हुआ रहता है। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि लंबर डिस्क हर्निएशन हो सकता है, प्रोलैप्स हो सकता है लंबर रीजन में जो डिस्क है लंबर वर्टिब्रस में, या एपिड्यूरल हेमेटोमा हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर कभी कभी कैंसर होते हैं, प्राइमरी एंड मेटास्टैटिक न्यूप्लाज्म्स होते हैं, या ट्रॉमा होता है, या पोस्ट सर्जिकल कारण हो सकते हैं, या फिर प्रोलैप्स होता है कभी कभी, या फिर यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से साइड इफेक्ट होता है कि कोई नर्व कॉम्प्रेस हो गया या डैमेज हो गया, या फिर गन शॉट वुंड्स रहते हैं, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ये हो जाता है। तो अगर हम लोग ये देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है उसका एंड कहाँ होता है, तो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा जो रहता है उसके पास होता है, और फिर वहां से वो टेपर होके कॉनस मेडुलैरिस से नीचे नीचे बहुत सारे रेशे रेशे टाइप नर्व्स निकलते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एनाटॉमी में। और लंबर और सैकुलर नर्व रूट्स जो रहते हैं वो वहां से निकलते हैं और वो एक बंडल टाइप करते हैं और स्पाइनल कैनाल से नीचे जो कॉर्नस मेडुलैरिस से नीचे नीचे वो लोग जाते हैं। कॉर्नस मेडुलैरिस देखिए कहाँ पर है, आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। तो एंड जो रहता है स्पाइनल कॉर्ड का कॉर्नस मेडुलैरिस रहता है। और कॉर्डा इक्वाइना जो रहता है वो पूरे नीचे नीचे जो रेशे रहते हैं उसको बोलते हैं। तो एक तरह से जो घोड़े का जो पूंछ रहता है उस तरह का ये अपीयरेंस रहता है। लैटिन में कॉर्डा इक्विना ऐसा नाम दिया गया है। ये क्या करता है कि कॉर्डा इक्विना जो रहते हैं अपने
जितने भी पैर के जितने भी नर्व्स है उनको ये सप्लाई करते हैं, वहां से सारे नर्व्स जाते हैं। लंबर और सैक्रल नर्व का रूट रहता है, वो वहां से स्पाइनल कैनाल से निकल के और नीचे की तरफ जाते हैं, और वहां से इम्पल्स जाते हैं लोअर लिम्स में, पेल्विक ऑर्गन्स में, सब जगह से पसर जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम जो है, उसमें क्या होता है कि नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड कैनाल से निकल रहा है वो डैमेज हो जाता है, और जो मसल्स को जा रहे हैं नर्व सप्लाइंग, वो नर्व्स ब्लैडर, बावल और जेनिटल्स, उसको इफेक्ट करता है, तो उनके काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं। पेशेंट को बहुत ज्यादा लो बैक पेन होता है, नमनेस होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बटक्स में होता है, पेल्विक रीजन में होता है, अलग अलग डिग्री में हो सकता है। लोअर एक्सट्रीमिटी मोटर और सेंसरी लॉस हो जाता है, ब्लैडर और बॉवल इनकंटिनेंस हो जाता है। कभी कभी ये डैमेज होता है, ये परमानेंट होता है। आप लोगों को याद होगा कि हमारे आदरणीय नवीन जोशी सर जब बता रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका एक वर्टिब्रा जो था वो पूरा डैमेज हो गया था, तो उनको इम्प्लांट लगाया गया। और उसके बाद उन्होंने कॉम्प्लिकेशन ये बताया कि मुझे बॉयल कंट्रोल नहीं हो रहा है, स्टूल को करने में तकलीफ हो रही है, यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, यूरिन को रेसिडुअल यूरिन हो जा रहा है, मुझे बैठ के यूरिन करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डैमेज हुआ था, जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। ये ज्यादातर इंजरी की वजह से हो सकता है, सर्जरी की वजह से हो सकता है। तो इससे एलोपैथी साइंस में कोई क्योर नहीं होता है, वो परमानेंट वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी पैरालिसिस भी हो जाता है। ये कितना डेंजरस कंडीशन रहता है। इसमें क्या रहता है कि डायरेक्ट इरिटेशन होगा, पिंचिंग ऑफ नर्व्स होगा, और इसके वजह से स्पाइनल बाइफिडा एबनॉर्मिटी जहां हो जाती है, या ट्यूमर हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लो बैक पेन होता है, नमनेस रहता है, पैरों में झंझनाहट रहती है, कभी कभी मतलब हस्तपाद चिमचिमा पाद चिमचिमायन रहता है, और कभी कभी वहां पे चींटियां काटने जैसा ऐसा होता है, टिंगलिंग होता है, कभी कभी साइटिका जैसा पेन होता है, कभी कभी वीकनेस होता है मसल्स में, ब्लैडर और बॉवेल फंक्शन जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। कभी कभी पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उनका इरेक्शन ही नहीं होता है, और एंकल में भी उनको कोई ये प्रॉब्लम मतलब हमेशा रहती है। और इसको एक तरह से बोलेंगे कि सैडल एनेस्थीसिया, क्योंकि बटक्स में, थाइज में, ब्लैडर में, रेक्टम में पूरी तरह से सेंसेशन लॉस हो रहा है। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि स्पाइनल इंजरी हो गया और उसके बाद में यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, स्टूल कंट्रोल नहीं हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है लेकिन वो कंट्रोल ही चला गया है पूरा, यही चीज होता है। या फिर खड़े होने में तकलीफ होती है, गेट डिस्टर्बेंसेस ऐसे हो सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे और रहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए। तो उसके लिए बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड में इंफाक्ट होता है, HIV रिलेटेड माइलोपैथी होती है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, सिरिंजोमेल्जिया होता है, स्पाइनल एवीएम रहता है, मल्टी लेवल लंबर स्टेनोसिस, वेस्कुलर इंटरमिनेंट क्लॉडिया टून, स्पाइनल इन्फेक्शन एब्सेस होता है, एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी ऐसे ही रहता है। फिर टेथर्ड कॉर्ड, या फिर मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा जो कॉर्ड होता है वो हो सकता है, या गुलियन बेयर सिंड्रोम, न्यूरोसार्कोइडोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डेस्टोमेटोमेलिया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सारा कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम में हो जाता है। अब इसमें डायग्नोसिस तो हमें MRI करके, CT स्कैन करके ही पता चलता है, और फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चलता है कि रिफ्लेक्सेस वो हाइपर एक्टिव है, या फिर वह नमनेस है, या फिर वहां पे टिंगलिंग नमनेस है, ऐसा हो सकता है। तो EMG कराते हैं, NCS नर्वस कंडक्शन टेस्ट रहता है वो कराते हैं, EMG कराते हैं, CT स्कैन, MRI लंबोसेक्रल स्पाइन का कराते हैं। तो हमें पता चलता है कि स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन है, स्लिप डिस्क है, कि यहाँ पे ये सारा चीज नर्व का कुछ तो प्रॉब्लम है, नर्व में इरिटेशन है, ऐसा हमें बहुत सारा चीजें पता चलती हैं। अभी मैं अनम्यूट करता हूँ और आप लोग कुछ बताना चाहेंगे। 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। आदित्य सर आप कुछ बोलना चाहेंगे, ऐसे पेशेंट आपने देखे हैं सर? आदित्य सर सुन पा रहे हैं? सर मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, 15 सेकंड से थोड़ा सा ब्रीफ कर दे तो मैं बोल लूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। पल्लवी मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आपने देखा है स्पाइनल इंजरी के बाद जब पेशेंट आते हैं तो कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम? जी बोलिए मैम। नहीं सर, ऐसे ऐसे पेशेंट नहीं देखे, लेकिन आप अभी अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो अगर आएंगे तो जरूर आपको बता दूंगी। जी
ठीक है सर, सर थैंक यू। कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम, कॉर्डा हाँ इक्विनस सिंड्रोम बेसिकली यहाँ पे कंप्रेशन रहता है। कंप्रेशन या किसी भी कारण से या तो स्टिफनेस हो जाए, ऑटो, जैसे सैक्रल के ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जो सैक्रल को लंबर के साथ जोड़ देते हैं, कई बार वहां पे प्रोलैप्स हो जाता है वजन के साथ स्टिफनेस के कारण, तो ये होता है। या फिर ट्रॉमा हो जाए, आगंतुक कोई बाहर से जोर से ट्रॉमा हो जाए किसी गाड़ी में, या गिर गुरा जाए या चोट लग जाए किसी भी कारण से। फिर दूसरा, कई बार पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज में इन्फेक्शन जब अंदर तक पहुंच जाता है, या किसी को टेप्स डॉर्सैलिस जैसे सिफिलिस या कोई ऐसी बीमारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो अनक्योर अनट्रीटेड चली जाती है, वो भी यहाँ तक कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम में जा सकती है। या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो नर्व्स न्यूरॉन्स के खिलाफ पैथोलॉजी होती है, उसमें भी कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम कई बार होता है। बच्चों में भी जब ग्रोथ होती है तो किस तरीके से अगर उनका एनाटॉमी जो किसी कारण से चाहे तो इन यूट्रो कुछ हो गया हो, या फिर मतलब पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाया हो, या फिर कोई सिरिंज है, सिरिंजोमाइलिया छोटा सा वहाँ पे सिरिंज है कभी, या फिर बाहर आने के बाद कोई इन्फेक्शन या अंदर इन्फेक्शन टॉर्च, उसमें भी कभी कभी मिल सकता है। जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने सर। तो आप लोग को ऐसे एमआरआई में दिख रहा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ रहे हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं डैमेज है, ऐसा ये दिखता है। ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? ऐसे पेशेंट देखे हैं आप लोगों ने? यहाँ पर और कोई है जो प्रैक्टिशनर है? हाँ, महाजन सर, आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट? ऐसे पेशेंट तो मेरे घर में ही है, मेरी मिसिस को हो गया था जी सर। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। जी। पहाड़गंज नई दिल्ली स्टेशन के सामने ही हमारा क्लिनिक है, अच्छा। और अजमेरी गेट साइड में स्टेशन के अंदर से पार करके हमारा घर था। जी। तो मिसिस रात को 8 बजे किसी व्हीकल से नहीं आती जाती थी, स्टेशन ही अंदर से क्रॉस करके घर आ जाती थी, और घर से स्टेशन क्रॉस करती थी और क्लिनिक आ जाती थी। जी। तो रात को 8 बजे वो अच्छी भली गई हैं घर, और डिनर की तैयारी कर रही थी। 9 बजे मैं क्लिनिक से आया तो जी। मैंने शक्ल देखी, मैंने कहा क्या हो गया? तो कहने लगी मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है पूरी टांग में, जी। कहीं कोई चोट नहीं हुई, कोई इन्फेक्शन नहीं, किसी तरह की कोई डायबिटिक नहीं, हाइपरटेंसिव नहीं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं। जी। ये 25 जुलाई 2010 की बात है। जी। हाँ, 10 जुलाई 2010 की। जी। उस दिन सैटरडे था, जी। और मैंने कहा अच्छा टेबलेट ले लो। तो जी। टेबलेट ले ली, खाना तैयार हुआ। जी। उस दिन चावल वगैरह ही बने हुए थे, और वो प्लेट में डाल के मैंने कहा आप लेटो, आराम करो, मैं देख लेता हूँ इनको। बच्चों को बोला देख लो भाई। जी। तो दर्द गोली से कोई आराम नहीं हुआ। फिर खाना खा लिया, खाना भी इन्होंने दर्द के कारण पूरा नहीं खाया। फिर ये मैंने कहा अच्छा मैं इंजेक्शन लेके आता हूँ क्लिनिक से। इंजेक्शन लाया, वोवरॉन, वो जी। लगाया, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। जी। और नेक्स्ट डे फिर था, संडे था, और फिर मैंने ऑर्थोपेडिक से किसी से बात की, तो जी। कहने लगे दिखाना ही पड़ेगा। फिर मैं मैक्स हॉस्पिटल ले गया नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे, और संडे था। तो डॉक्टर मिले तो वो कहने लगे इमीडिएट ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं कहा डॉक्टर साहब पहले कोई इनका स्कैन वगैरह तो हो, एमआरआई हो, पता तो चले क्या बात है। जी। तो फिर वो वहाँ कराने गए हम उस हॉस्पिटल में, मैक्स में। तो कहने लगे जी रिपोर्ट तो कल मिलेगी आपको। मैं कहा फिर हमें कराने का क्या फायदा। फिर हम सेकंड हॉस्पिटल गए, वहां भी नहीं बात बनी। फिर हम तीसरे हॉस्पिटल में गए, तो वहां इतने में हमें 2-3 बज गए थे दोपहर के। वहां फिर ये एमआरआई हुई, तो एमआरआई में रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, कुछ नहीं आया, सब बोन्स भी नर्व्स भी। एक्यूट वायरल माइलाइटिस आया बस। जी। तो वहां हमने पूछा भाई डॉक्टर को बुला दो, तो न्यूरो वाले डॉक्टर बुला दो। वो कहने लगे संडे, और डॉक्टर को फोन किया तो वो कहने लगा मैं तो कल ही आऊंगा, संडे को मैं नहीं आऊंगा। तो जी। फिर हम नेक्स्ट हॉस्पिटल ले गए। तो फिर वहां पे न्यूरो वाले आए, उन्होंने देखा दुखा, कहने लगे ऐसे तो पता नहीं चल रहा, हम 3-4 दिन इनको एडमिट करके
ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने स्टेरॉइड फिर देने शुरू किए। 4 दिन वहां रखा, इनको रिलीफ हुआ। पर अब भी इनका लेफ्ट टांग की जो अब उंगलियां हैं वो मूवमेंट नहीं है उनमें, अच्छा टोज में जी डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं होता। जी और शुरू में तो ये जब चलने लगी, मतलब 5-7 दिन बाद जब तो आधा पौना फुट पाँव ऊपर उठता था, फिर जैसे पानी में कोई कूदता है इस तरह फुट ड्रॉप हो गया था। तब भी इनकी फिंगर्स, ये शूज नहीं पहन सकती, बस चप्पल ही पहननी पड़ती है, वो भी पीछे प्रेशर देना पड़ता है चप्पल को आगे से, जी दीवार वगैरह से। जी तो फिंगर्स टोज अभी काम नहीं करते इनके। सर आपने आयुर्वेदिक इलाज कराया था? नहीं, उस टाइम तो यही एलोपैथी ही चला। और अभी अभी उसके बाद कभी नहीं कराया? नहीं, कभी नहीं कराया। तो सर आप कराइए ना, अभी तो अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको हाँ बताता जी। हूँ क्या क्या ट्रीटमेंट में करना है, आप करिए, पूरा ठीक हो जाएंगी। अच्छा जी। आप पहले उनका वीडियो खोल के उनसे बात करवाएंगे हमसे? हाँ, अभी कराता हूँ। हाँ प्लीज, कोई इनका केस टेकिंग करिए मैडम का, उनके सारे सिम्टम्स पे बात करना है। वीना मैम आप करेंगी क्या केस टेकिंग, क्या क्या तकलीफ हो रहा है? या अभी पल्लवी नॉन मैम डायबिटिक है, कोई कुछ करिए। नहीं ऐसा, कोई शुगर नहीं, और कभी वेट 42-43 से ज्यादा बढ़ा ही नहीं है जी पूरी लाइफ में। जी हाइट भी ठीक है, 5 फीट से कम है ये, थोड़ी सी। वीडियो ऑन करिए सर, वीडियो ऑन करके हाँ बात। जी, हाँ जी। पल्लवी मैम, माधुरी मैम, कोई तो केस टेकिंग करिए, सिम्टम पूछिए प्लीज। लेडी पेशेंट है इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। हाँ सर, बोलते हैं सर, वो आए क्या पेशेंट? इधर ही है मैडम है, 1 मिनट रुकिए, वीडियो ऑन कराते हैं। वीडियो ऑन नहीं हो रहा, आप तब को मैं करना भेज रहा हूँ ना आपको, आप अच्छा देखिए अच्छा, ना, मैं भेज रहा हूँ आपको, आपके स्क्रीन ठीक है। पे होस्ट इज आस्किंग टू ऑन द वीडियो, ऐसे कुछ आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। उसको क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। स्टार्ट माय वीडियो। हाँ प्लीज अलो जूम टू असेस योर कैमरा फ्रॉम डिवाइस सेटिंग। एक बार फिर से देखिए, हो रहा है, मैंने फिर से भेजा। स्टार्ट माय वीडियो, इसको टिक करना। हाँ अब आ गया, प्लीज अलो जूम टू असेस योर कैमरा वो हो फ्रॉम रहा है सर, डिवाइस। आप एक बार फिर से करिए, एक बार मैं फिर भेज रहा हूँ। या सर आप पार्टिसिपेंट में जाइए, पार्टिसिपेंट में जाने के बाद अपने नाम के आगे जो एक है वीडियो, वो ऑन कर दीजिए। या नीचे में जाइए, नीचे में स्टार्ट वीडियो, जहां म्यूट का है उसके साइड में स्टार्ट वीडियो, वो ऑन कर दीजिए। स्टार्ट वीडियो यहाँ तो नहीं आया सर। नीचे नीचे जूम में नीचे होता है म्यूट, स्टार्ट वीडियो, सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट, शेयर स्क्रीन। हाँ, स्टार्ट वीडियो तो मैं कर रहा हूँ, वो हो नहीं रहा। वो करता हूँ तो ये प्लीज अलाउ जूम टू असेस योर कैमरा। वो अलाउ करिए ना आप, उसका बटन दबाइए। अच्छा ठीक है, नहीं तो आप केवल बात करिए, हाँ माधुरी जी, में बात। आप बात करिए, बात करने से पता चल जाएगा। हाँ जी, हाँ हाँ जी। चलेगा चलेगा। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, आपका नाम क्या है मैडम? स्नेह महाजन। क्या? स्नेह महाजन, SNEH महाजन, स्नेह महाजन। स्नेह महाजन। आपकी उम्र क्या है मैडम? अभी तो मेरी 71 एज है। अच्छा अच्छा, 71 है। हाँ, ओके। तो अभी फिलहाल आपको क्या तकलीफ हो रही है? फिलहाल मुझे कोई तकलीफ नहीं, बस थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है। मेरा कौन सी? लेफ्ट साइड की जो टोज हैं वो हम्म। डॉर्सीफ्लेक्शन में नहीं आती। अच्छा अच्छा, आप भी हाँ, डॉक्टर है मैडम? मैं डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ। अच्छा, आप खुद तो एमबीबीएस ये जब प्रैक्टिस कर हुआ, रहे हैं? ये 2010 में हुआ था मेरे साथ। मैं बिल्कुल अच्छी भली थी, और हाँ क्लिनिक खत्म करके वापस घर आ रही थी, पैदल ही आई थी उस दिन रोज की तरह। और हाँ। घर आते ही मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, और हम्म। एकदम से मेरे पैरों में, दोनों लोअर लेग्स में, हिप, स्टार्टिंग फ्रॉम हिप
बहुत हाँ सीवियर पेन हुआ, जिसके कारण मैं खड़ी भी नहीं रह पाई। तो मैं ओके जाके लेट गई, क्योंकि खड़ा नहीं रहा जा रहा, तो मैं लेटी। लेटने के बाद भी दर्द तो वैसे ही रही। फिर जब मैं उठी तो मेरे हम्म से मतलब उठा नहीं गया, और मैं जमीन पे गिर गई। पलंग से अच्छा मैं जमीन पे गिर गई, और फिर उसके बाद मेरे से उठा ही नहीं गया। फिर मेरे को पकड़ के हाँ मेरे को लाया गया टेबल पे, क्योंकि डिनर का टाइम था। डिनर तो मेरे से बना नहीं, तो फिर वो बेटी ने बनाया। तो हाँ डिनर तक हाँ टेबल तक लाए मेरे को, ऐसे पकड़ के दोनों, एक तरफ से हस्बैंड पकड़े, एक तरफ से बेटी ने पकड़ा। तो इस हम्म। तरह, हाँ। और फिर अगले दिन पेन तो मुझे रात भर रही, ना हाँ इंजेक्शन वगैरह का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन फिर मुझे ले गए ऑर्थोपेडिशियन के पास। उसने हम्म बोला कि आपका तो इमीडिएट ऑपरेशन होना चाहिए। अगर हम्म। नहीं हुआ, 6 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ, तो आप हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग बेड पे चली जाएंगी, अच्छा ओके ये बोला मुझे। तो हाँ उन्होंने हाँ कोई कुछ टेस्ट वगैरह तो किए नहीं। फिर दूसरी हम्म जगह लेके गए। हाँ उन्होंने उन्होंने मेरा सब चेक किया, पूरा फिजिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, ईसीजी वगैरह सब किया। तो वो सब तो मेरे को था ही नहीं। रिफ्लेक्सेस भी नॉर्मल थे। बस वही प्रॉब्लम वही थी कि मेरी जो उंगलियां थी डॉर्सीफ्लेक्शन में नहीं जा रही थी, लेफ्ट साइड अच्छा डॉर्सीफ्लेक्शन में नहीं जा रही थी। हम्म। तो यही हो रहा था। तो फिर बाद फिर में कैसे कंफर्म किया आपका डायग्नोसिस? डायग्नोस एमआरआई से कंफर्म हुआ। अच्छा उसमें क्या आया मतलब एमआरआई में उन्होंने बोला कि आपको कुछ ऐसा नहीं है, बस एक्यूट वायरल माइलाइटिस हुआ है, और हाँ हाँ कॉडा इक्विना जो है वो पोर्शन है, उस पोर्शन का हुआ है। अच्छा उस पोर्शन का हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्योंकि बाद में क्या घर चालू में किया? मुझे थोड़ा रिटेंशन यूरिन भी उस दिन हो गया था रात को। हाँ सुबह भी हाँ उठी तो बहुत कोशिश की, लेकिन यूरिन हुआ नहीं। तो उन्होंने हम्म कैथेटराइज भी कर दिया। तो हाँ बस यही हो गया था। और फिर उसके बाद 3 दिन मोशन भी नहीं हुआ, क्योंकि वो हॉस्पिटल की डाइट भी ऐसी थी, फाइबर वगैरह हाँ कुछ उसमें था नहीं, तो मुझे मोशन भी नहीं हाँ आया। और लेटे हुए फिर मोशन क्या आता। हाँ तो फिर उन्होंने वो लूज वगैरह दी, उससे मोशन हुआ। फिर घर आके भी मुझे उन्होंने तो दे दी, छुट्टी कर दी, लेकिन मैं उस समय तक चल नहीं पा रही थी। आप चलती मैं कितने नहीं। दिन एडमिट थी हॉस्पिटल में उस वक्त ये सब फोर चालू? फाइव डेज 4-5 डेज स्टीरॉयड पे रखा हुआ था उन्होंने मुझे। अच्छा स्टेरॉइड पे रखा था। हाँ, स्टीरॉयड से थोड़ा मुझे कंट्रोल करके रख के रखा हुआ था। हम्म। और बाकी तो चला तो मेरे से जा नहीं रहा था। घर पे भी 15 दिन के बाद फिर मैं तो थोड़ा थोड़ा करके अपने आप चलने लगी। फिर उस वक्त क्या टैबलेट चालू थे? ये तब स्टेरॉइड था फिर उसी हाँ, 15 दिन? स्टीरॉयड ही दिया उन्होंने मेरे को, हाँ स्टीरॉयड ही हाँ दिया, और पेन किलर वगैरह, स्टीरॉयड, यही सब दिया, मतलब अब- सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी। अच्छा अच्छा। पर ये जो हाँ, कुछ अटैक ऐसा आया नहीं। आपको उसके और वक्त मेरे बुखार वगैरह आया था क्या? बुखार आपको? बुखार वगैरह कुछ भी नहीं था। उन्होंने बार बार ये पूछा कोई आपको बुखार आया और कुछ हुआ, पर बुखार वगैरह कुछ था नहीं। कोई जुकाम वगैरह हुआ तो मैंने कहा हाँ, कभी कभी हो जाता है जुकाम, ऐसा कुछ खास नहीं। अच्छा हाँ तो जी। फिर ये 15 दिन के बाद आप खुद चलने लगे फिर अपने मैं, आप? हाँ हाँ, बल्कि मेरे लिए तो स्टिक भी आ गई थी, मंगवा ली थी, फिर मैं अपने आप हाँ ही चलने लग गई। हाँ और फिर मोशंस और यूरिन कंट्रोल कैसे मोशन का, हुआ हाँ ठीक? जी, मोशन का ये हुआ कि पहले तो मेरे को उसमें क्योंकि कैथेटर भी लगा था, तो इसलिए थोड़ी मेरे को यूरिन की दिक्कत आती थी। हाँ हाँ यूरिन, हाँ जी, कंट्रोल नहीं होता था, अर्जेंसी हाँ हो जाती थी, और फिर ड्रिबलिंग भी शुरू हो जाती थी। मोशन में हम्म। भी मेरे को 3-3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहता था। फिर मैं जोर भी लगाया करती, हालांकि मुझे हाँ पता है हाँ जोर नहीं हाँ लगाना बड़ा चाहिए, जोर नहीं लगाना चाहिए, पर फिर भी जब 3-4 दिन मोशन नहीं होगा तो फिर मैं जोर हम्म लगाती थी। तो और इससे, मैडम एक पूछना है आपसे कि ये हाँ जो जी, आपको हुआ अचानक उससे हाँ जी। पहले आप ऐसा मतलब आपका खान पान कैसे था? क्या खाते थे आप? नॉन वेज वेजिटेरियन आपका डाइट कैसे था डाइट सुबह? वेजिटेरियन है, डाइट वेजिटेरियन ही है। थोड़ा और भूख लगती थी क्या आपको? भूख लगती थी क्या उस वक्त? भूख वगैरह सब ठीक लगती थी, पर उस दिन मेरी डाइट थोड़ी कम थी, क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल था मेरा, सुबह भी क्लिनिक में, शाम भी क्लिनिक में आना जाना। तो उसमें हाँ उस दिन मेरे थोड़ा सा खाना भी मिस हो गया था। नहीं नहीं तो आपको ये है सब ना मतलब जो रूटीन डाइट है उसमें ऐसा था कि आप बोलते हैं ना दूध चपाती चाय वो सब चपाती या लेती दही? थी मैं, हाँ वो हाँ सब तो लेती थी मैं, दूध वगैरह सब लेती थी।
चपाती खाती थी उसके साथ, दूध चपाती चाय नहीं चपाती? नहीं, दूध नहीं और नहीं। ऐसा तो दही वगैरह खाना रोज का रहता था क्या आपका? हाँ दोपहर में फ्रूट्स दही ये सब लेते थे। फ्रूट्स पर और ये दही पता लेते नहीं थे? था, पर हाँ ये उस समय पता नहीं था कि विरुद्ध आहार लेना नहीं है। तो हाँ सुबह जब रोटी लेते थे सब्जी के साथ, तो उसके बाद दूध का ग्लास भी पी के जाते। हाँ, मैं वही पूछना चाहती थी अब। हाँ, वो तो अब पता हाँ चला कि ये विरुद्ध आहार है, हम्म, तो कभी दूध के साथ हाँ नमक नहीं लेना चाहिए। पर उस हम्म। समय तो पूरे जिंदगी में ऐसे ही किया है, दूध हाँ के हाँ, साथ लिया ही है। अच्छा तो वही, मुझे ये कारण कुछ तो होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि ये होगा ऐसे हाँ आपने जी, लिया होगा। आप हाँ। खड़े होते पानी पीते हैं? खड़े 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 होके पानी? पानी भी बहुत बार पीते हैं, पीते थे। अब तो नहीं पीते, अब पता चल गया ये गलत बात है, अब तो नहीं पीते, पर पहले तो पीते ही थे। हाँ हाँ हाँ। और आप ये खाते थे ज्यादा, बोलते क्या पल्सेस रहते हैं ना, स्प्राउटेड थिंग्स, आप नहीं, खाते थे? पल्सेस ना मुझे शुरू से ही थोड़ा टेस्टी नहीं लगती, तो मैं सब्जी ज्यादा खाती हूँ। अच्छी बात है। वेजिटेबल मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं उसमें मेरे को इतना टेस्ट नहीं लगता पल्सेस का। और बल्कि आना, अब तो हाँ और मैंने एक खाना बात, सब शुरू कर दिया, क्योंकि समझ है कि ये सब चीजें अच्छी हाँ है, बराबर। तो मैं, हाँ जी। और एक पहले बात बहुत, पूछनी है, आप काम पे हाँ कर जी, रहते हैं या कुछ भी, तो आप वेग धारण करते, मतलब आप अपने नॉर्मल अर्जेस जो रहते हैं, यूरिन जाना, मोशन अब जाना, बहुत उनको? रोका मैंने, यूरिन को भी बहुत हाँ रोका, हाँ, बहुत तो रोका। वही, हाँ तो क्योंकि ये क्लिनिक गलत पे बात बैठना हुई है। होता था, हम्म। आना जाना, तो उसमें कई बार यूरिन बहुत आता था, और मुझे रोकना ही पड़ता था यूरिन, बहुत हाँ, रोका। ओके ओके। ये सब तो हुआ ही मेरे साथ। हाँ ये इसकी क्योंकि जगह वजह से ठीक नहीं ही। मिले, अगर जगह ठीक नहीं मिले जाने की, तो फिर मन ही नहीं हम्म। करता जाने का, तो उसमें नहीं फिर कर, रोकना ही पड़ता है। ओके ओके ओके। तो क्लिनिक में ऐसा ये नहीं था ना, टॉयलेट वगैरह ये नहीं था? नहीं, टॉयलेट नहीं था, हाँ जी, टॉयलेट नहीं ओके था। ओके, हाँ तो वो प्रॉब्लम था। तो ये मेजर फैक्टर है मैडम, आपका अर्जेस रोकना जो रहता है ना हमारा नॉर्मल, हाँ हाँ, और खान पान का विरुद्ध आहार, और हाँ जी, खड़े रह हाँ के जी, पानी पीना, ये हाँ सब गलत है मैम। ये हाँ तो जी, जो हाँ था। जी, अब तो समझ आ गई है, अब तो नहीं ये हाँ करते। अब तो हाँ हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है, सुबह उठ के वॉक करना, योगा हम्म, करना, प्राणायाम करना, ये हाँ सब हाँ करती हूँ अब तो। कोरोना हम्म के बाद से अब ये सब करना शुरू कर दिया है। पहले तो हम्म स्ट्रेस भी बहुत रहता था, स्ट्रेस भी स्ट्रेस है। बहुत रहता था पहले तो। जागरण रहता था मैडम, रात्रि जागरण वगैरह? रात्रि जागरण भी रहता था, क्योंकि क्लिनिक से आती थी, तो उसके बाद खाना वाना बनाती थी, फिर खाना खाने में टाइम लगता, फिर मुझे पेपर पढ़ने का बहुत शौक है। अगर मैं हाँ, दिन में पेपर नहीं पढ़ पाती, तो मुझे रात को पढ़ना ही पढ़ना है। मुझे लगता है उसके बिना मैं रह नहीं सकती। तो वो मुझे नहीं नहीं, 12:30 बज ही हम्म, जाते थे सोने में। हाँ तो वो और फिर टाइम सुबह वेल तो, होता है। हाँ सुबह तो फिर रूटीन में उठना ही है, क्योंकि बच्चे हाँ भी, उनको बच्चों को भी देखना है, उनको भी जाना है अपने कॉलेज वगैरह, तो वो सुबह ठीक भी है। उठना है, घर पूरा देखना है, नेचुरली वो सब तो रहता ही था। तो दिन में खा के सोते थे, ऐसा कुछ था आपका, खा के तुरंत नहीं सोना? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता था, नींद तो आती ही थी, कभी कभी खा हाँ के, 1 घंटे का दिन है हाँ। तो सो भी जाते थे। और बाहर का खाना होता था ऐसा ज्यादा कुछ? पर नहीं नहीं, बाहर का नहीं, बाहर का नहीं। कभी, कभी कभी ऐसा कुछ नहीं, कोई आ हाँ। जाए या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं, बाहर का नहीं, घर का और ही आपका खाना। ठंडा पानी पीना था क्या, ऐसा फ्रिज का होगा ऐसा पीने का? नहीं नहीं, ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी ही पीते थे। नॉर्मल पानी, अच्छा। और अभी मैम, अभी अभी पैर में तकलीफ, आपके पीरियड्स वगैरह उस वक्त नॉर्मल थे? ये कब हुआ था, 2010 तक पीरियड्स? 10 में, हाँ जी, तब मुझे पीरियड्स मीनोपॉज हो चुका था। हाँ, मेनोपॉज हो चुका था, हाँ ओके। हाँ हाँ, और आपके बच्चों की डिलीवरी कैसे, नॉर्मल हुई है, नॉर्मल? नॉर्मल हुई है, हाँ जी, डिलीवरी नॉर्मल हुई है दोनों। 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, डिलीवरी नॉर्मल हुई है। और वो आपने डिलीवरी के बाद आराम किया था ये ऐसे? हाँ जी, आराम किया था, जो नॉर्मल किया जाता है घरों में। हाँ, मालिश वगैरह किया था आपने? नहीं नहीं, मालिश वालिश नहीं हुई। नहीं किया था, नॉर्मल डिलीवरी होके भी नहीं किया था आपने मालिश वगैरह नहीं नहीं, सिर्फ? मालिश वालिश नहीं हुई। ओके ओके, तुरंत ठंडे पानी में काम चालू किया था क्या आपने? नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ, नहीं ना, ओके ओके। और अभी तो मैम सिर्फ पैर में, लेफ्ट लेग में तकलीफ है, बाकी मोशन वगैरह सब कंट्रोल में है ना, हाँ यूरिन अभी, वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, अभी भूख, पहले भूख रहता लगती है था। आपकी? भूख हाँ लगती जी, है आप, भूख है, लगती है क्या, भूख भूख? भूख लगती है, अच्छे से भूख लगती है।
और फिर एक बात और की, क्योंकि स्टीरॉइड मुझे मिले थे तो थोड़े हाँ। 3 महीने बाद मुझे फिर जॉन्डिस भी हो गया। ओके ओके, हाँ हाँ, अच्छा, हेपेटाइटिस हो जॉन्डिस। गया और सीरम बिलीरुबिन 9 तक पहुंच गया। वो भी मुझे हम्म। लगता है कि वही उसी के कारण हुआ, लिवर को अटैक, स्टीरॉइड दिए हम्म। हुए थे। और हाँ फिर हाँ मुझे चिकनगुनिया, उन दिनों चिकनगुनिया भी बहुत चल रहा था, तो मुझे हाँ हाँ, चिकनगुनिया भी हो गया। अच्छा, वो भी हो गया। ये बाद में हुआ ना, ये बीमारी के बाद, बाद है में ना? हुआ, हाँ जी, ये बाद में हुआ। उसके पहले कभी ऐसे भी ये नहीं हुआ था ना आपको? नहीं नहीं, मतलब नहीं नहीं, उसके आपको पहले कभी कुछ। बचपन में चिकन पॉक्स, मीजल्स होके गए हैं? मुझे बचपन में स्मॉल पॉक्स हुई थी। स्मॉल पॉक्स हुई थी, ओके ओके, हाँ, अच्छा बहुत मैं छोटी थी तब मुझे स्मॉल पॉक्स हुई थी, और बहुत जबरदस्त हुई थी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है ठीक है। अच्छा सर, 52, हाँ जी, अरविंद, 52 बॉर्न हूँ ना मैं, तो फिर उससे पहले तो आपको पता ही है, होती थी ना। हाँ, बराबर मैम, अच्छा बहुत मैम, आप आपका मोबाइल अच्छा है क्या? आप अगर लिंक दे दिया जाए तो आप मोबाइल से ज्वाइन हो सकती हैं। डॉक्टर महाजन सर, आप हाँ अपने जी हाँ मोबाइल जी। से इनको लिंक देके इनके मोबाइल से ज्वाइन करा सकते हैं क्या? मतलब हमें देखना है कि इनको कैसा है प्रॉब्लम। मुझे मालूम है, मैंने पेशेंट देखे हैं। मैं बाकी वैद्य लोगों के लिए दिखाना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे चलते हैं पेशेंट। अगर सर, सर केस तो हो गई है लेके स्टार्ट सब। वीडियो ऑन नहीं हो रहा, स्टार्ट वीडियो नहीं। आपके मोबाइल से नहीं, दूसरा कोई मोबाइल है क्या? उसमें लिंक देके फिर ज्वाइन होना चाहे तो उसमें जूम होना चाहिए, दूसरा कोई मोबाइल में। हाँ जूम तो है, उसमें भी मैं लिंक भेजता हूँ उधर में। में ट्राई करिए सर, तब तक मैं इस पे बात करता हूँ। तो देखिए, इनका ऐसा है कि वेगावरोध का हिस्ट्री है ना? वेग अवरोध किया गया है, रात्रि जागरण किया गया है, खाने में घी का सेवन नहीं किया गया है, हाँ और घी बिल्कुल और नहीं इसके बाद विरुद्धाहार भी है सर, विरुद्ध आहार भी है, अग्निमंद भी हुआ था, विषमाशन भी हुआ है बहुत ज्यादा। स्ट्रेस भी था सर। हाँ, तो ये सब के वजह से, और जो बताया वायरल माइलाइटिस, ये कारण था। कौडा इक्वेनिया सिंड्रोम की वजह से पेरिफेरल जो नर्व्स है वो डैमेज हुए या इरिटेट हुए या इन्फ्लेमेशन हुआ, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है ना? तो सर महाजन सर, आप दूसरा मोबाइल से ट्राई करिए सर। हाँ हम कर रहा हूँ कर रहा हूँ। हम बस ये देखना चाहते हैं कि वो कैसे चलते हैं। हाँ, कैसे चलते हैं, उठते हैं, इससे थोड़ा आइडिया आएगा। सर, इसमें तो फिर है ना, आम दृष्टि हुई ना, ग्रहणी दृष्टि आम का ये होगा। सब हुआ, वायु का सारा प्रकोप हुआ, हाँ, अग्नि हुआ। प्रकोप है, रस दृष्टि है इसमें सर। और फिर रक्त दृष्टि भी होगा इसमें सर, मांस रस जी, जो है अब पैर मैं, का। हाँ, अभी तब तक महाजन सर आते हैं, तब तक मैं आगे महाजन सर, दूसरा आप मोबाइल से आए। इसमें देखिए सर, मैं भेज रहा हूँ, वीडियो ऑन हो रहा है क्या? जब हम पेशेंट देख लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में और अच्छे से समझ आ जाता है। हाँ चलिए, वीडियो ऑन हो गया। एक बार सर थोड़ा सा दूर रखिए मोबाइल, और मैडम को चलने को, उठने को, बैठने को बोलिए सर। ओके ओके। देखिए, बहुत उधर की अच्छा हो लाइट गया। भी जला, आप लोग किस्मत वाले हैं कि उधर की लाइट लाइव भी जला। पेशेंट भी देखने को मिल रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ, इसमें हम देख रहे हैं। आप वो मैडम को दिखाइए थोड़ा। इधर आओ। उनका जीवा वगैरह देखिए मैम, माधुरी मैम। हाँ मैडम, आपकी टंग दिखाइए ना, जीभ जीभ। जी, ठीक है। आप ओके, मैम ठीक है, थोड़ा सा ओके। दूर होके, थोड़ा चल के दिखाइए। थोड़ा दूर होके कैसे चलती हैं आप, कैसे झुकती हैं, कैसे बैठती हैं, कैसे चलती हैं, ये हमें थोड़ा सा देखना है। अच्छा, चल पा रही हैं, लेकिन आपने जो कौन सा मूवमेंट बताया, डॉर्सीफ्लेक्शन, वो कौन सा नहीं हो पा रहा है? पूरा डिफॉर्मिटी नहीं आया है, लेकिन मैम ठीक है मैम, आप 1 मिनट चेयर पे बैठ जाइए। पार्शियल फुट ड्रॉप है ना, पार्शियल फुट ड्रॉप है ना। एक बार दिखाइए मैम क्या हो रहा है। सर, हाँ, मोबाइल दूर रखिए आप। सर मोबाइल थोड़ा, जुराब उतार, जुराब उतार। हाँ सर, थोड़ा मोबाइल दूर रखिए। और मैम आप अपने ये वो लेफ्ट दिखाइए। टोज है, हाँ ये क्या? लेफ्ट साइड की टोज है। देखिए, ये डॉर्सिफिकेशन नहीं हो रहा, और अच्छा, ये देखिए, जी, ये मतलब, ऐसे कितना ही मूवमेंट होता है, अच्छा और डॉर्सिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं होता, अच्छा, और इन्वर्जन होता, रिवर्जन नहीं होता, ये देखिए ऐसे। ये जितने फाइन मूवमेंट्स है वो नहीं हो पा रहे।
हाँ जी फाइन मोमेंट्स हो पाते। ये देखिए राइट साइड में कुछ हो रहा है, राइट साइड में ये देखिए, और लेफ्ट में तो मैं उठाने की कोशिश भी करी तो जी ये ऐसे, जी ये ठीक उठेगा और ये ऐसे उठेगा। जी। ये देखिए सब लोग, आप लोग देख लीजिए, ऐसे पेशेंट अगर आए तो अभी हमें क्या चिकित्सा करना है इस पे हम बात करेंगे। ये रोटेशन इस तरह होगा, हाँ, ये ऐसे। लेकिन मैम आपने विल पावर से बहुत कुछ रिकवर कर लिया है, उतना हाँ प्रॉब्लम जी नहीं तो लोग खत्म हो जाता है, पैर ही नहीं उठा पहले तो इनका जब चलते थे शुरू में तो आधे फुट से ज्यादा पाँव ऊपर उठा था, ऐसे चलते थे। अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, हाँ और ऐसे, कोई खड्डा आ जाए अब भी डरती हैं कि खड्डा आ जाएगा मैं गिर ना जाऊं। अच्छा ठीक है। अब अभी सर आप थोड़ा क्लोज करिए, अभी मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने ये देख लिया है, अभी आप लोगों को काफी हद तक ये समझ आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम होती है, फाइन मूवमेंट्स में तकलीफ हो जाती है। आप लोग के स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो देखते रहिए। इसमें हमें कभी कभी आयुर्वेद के हिसाब से देखिए तो उरु स्तंभ व्याधि रहती है, कभी कभी कटी ग्रह ऐसे रहता है, मतलब मूवमेंट ही नहीं होगा, कटी जो है वो पूरी तरह से स्टिफ हो जाता है। यहाँ पे कफ और वायु, श्लेषक कफ और वायु, इनकी दृष्टि रहती है, अपान वायु रुका हुआ रहता है। अब इन्होंने जैसे बताया वेगावरोध कर रहे थे बहुत दिनों से, अपान वायु की दृष्टि रहती है। तो जैसे जैसे हम लोग अपान वायु को अनुलोमित करते हैं वैसे वैसे पेन कम होता है, इसलिए विरेचन कर्म करना चाहिए, बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। उरु स्तंभ की हमें डायग्नोसिस करना है आयुर्वेद के हिसाब से, उरु स्तंभ की चिकित्सा करना चाहिए, कभी कटी ग्रह की चिकित्सा करना चाहिए, कभी कफ वातहर चिकित्सा करना चाहिए, वायु का अनुलोमन करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी दवाएं, कभी कभी आवरण जन्य संप्राप्ति रहती है, परस्पर वायु की या कफावृत वात या तो ऐसे हमें वो डायग्नोसिस करके फिर चिकित्सा करना है। तो इसमें हम लोग क्या क्या दवाइयां देते हैं तो फायदा होता है, कुछ कषाय कल्पना में बताऊंगा। और सर महाजन सर, हम इन मैडम को ठीक करेंगे, हम जो बताएंगे वो आप करिए, हमको रिपोर्ट भेजिए ग्रुप में या मुझे भेजिए, मैं आपको जो जो बोलूंगा वो आप कराइए, और देखिए 3 महीना में ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इनका। पहले आप सुनिए, तो इसमें हम लोग रासना पंचक कषायम देते हैं। मैं बहुत सारे बता रहा हूँ, इसमें से कोई कोई चूज करना है। मैं जो भी बता रहा हूँ मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ। आप लोगों को चाहिए तो मैं ये इसका पीडीएफ बाद में दे दूंगा। जो मैंने मॉडर्न पार्ट बताया वो मैंने अपने नोट्स निकाले थे हैरिसन की बुक से, और जो मैं आयुर्वेद पार्ट बता रहा हूँ ये मेरे सर के नोट से बता रहा हूँ। ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं इसलिए मुझे भी कॉन्फिडेंस है, और मैं सर के नोट से आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हम रासना पंचक कषायम देते हैं, 50-50 ml सुबह शाम देते हैं। पेन को सबसाइड करना है, वायु का अनुलोमन करना है, और थोड़ा दीपन पाचन भी करना है, कफ वातहर चिकित्सा करना है या फिर उरु स्तंभ की चिकित्सा करना है, कटी ग्रह की, तो ये सारे द्रव्य हैं। रासना पंचक कषायम, गंधर्व हस्तादि कषायम, रासना सप्तक कषायम, सप्तसार कषायम, सहचरादि कषायम, वर्ण आदि कषायम, अगर आवरण जन्य है तो रसोन आदि कषायम। फिर वहां पे हमें जीवन देने का कार्य करना है नर्व्स को, तो हम लोग अष्टवर्ग कषायम, फिर उसके बाद में चीर बिलवादी कषायम, फिर लहसुन शीर पाक हम लोग देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर विदारी सहचरादि कषायम, इससे भी बृहण होता है, जहां जहां डैमेज हुआ है वहां पे फायदा होता है। इसी तरह से कुछ कुछ वटी कल्पना हम लोग देते हैं। वटी कल्पना को जानना बहुत जरूरी है, हम कौन सा ड्रग सेलेक्ट कर रहे हैं अवस्था के हिसाब से, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो महायोगराज गुग्गुल देते हैं, दीपन पाचन भी करता है, वायु का भी शमन करता है। फिर षडधरण चूर्ण देते हैं, व्योषादि वटी, अगर नर्व में और ये बोन्स में कुछ है, वर्टिब्रल बोन्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आभा गुग्गुल, लाक्षा गुग्गुल। फिर वात को कम करने के लिए रासना गुग्गुल, अगर वेट ज्यादा बढ़ा है या मेद के वजह से तकलीफ हो रही है तो नवक गुग्गुल। फिर रसोनादि वटी। फिर चूर्ण कल्पना में बहुत सारे वायु को अनुलोमन और दीपन पाचन करने के लिए हम लोग हिंगवाष्टक चूर्ण देते हैं, वैश्वानर चूर्ण देते हैं, लवंग चूर्ण देते हैं। फिर रसोन पिंड, जो मैं बताता हूँ, रसोन पिंड जो कुष्मांड में डाल के, जो पेठा का वो रहता है उसमें डाल के, और फिर वो रसोन कल्प बनाते हैं, वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ये चक्रदत्त में इसका उल्लेख किया गया है, चक्रदत्त बात व्याधि में रसोन पिंड को एरंड तेल के साथ देते हैं। इसी तरह से हम लोग इसमें अभ्यारिष्ट देते हैं, दंत्यारिष्ट, अनुलोमन करना है इसलिए दंत्यारिष्ट, देवदारभारिष्ट, धानवंतर अरिष्ट, दशमूलारिष्ट।
इसी तरह से हम लोग इसमें लेह कल्पना सुकुमार रसायनम दशमूल हरित की देते हैं। इसी तरह से बस्ती देते हैं तो हम लोग इसमें जैसे कि लाक्षादि तेल का बस्ती देते हैं, या धानवंतर बस्ती देते हैं, सहचरादि तेल का बस्ती देते हैं, शीरबला तेल, चंदनमला लाक्षादि तेल, बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल, प्रभंजन तेल, कार्पासस्त्यादि तेल, ऐसे बहुत सारे तेल रहते हैं। उनमें से सेलेक्ट करें। अगर साइटिका जैसा प्रॉब्लम है तो महाविषगर्भ तेल, महामाश तेल, कोट्टम चुक्क्यादि तेल, मुरिवेणा तेल, ऐसे बहुत सारे तेल हैं वो देते हैं। उसी तरह से प्रसारण्यादि तेल बहुत अच्छा काम करता है, विषमुष्टि तेल, फिर वात केसरी तेल, अष्टवर्ग तेल, अष्टकट्वर तेल, एक अष्टकट्वर तेल बताया बात्रक चिकित्सा में, तो अगर बात्रक जैसे संप्राप्ति है तो अष्टकट्वर तेल, फिर प्रभंजन तेल, कोट्टम चुक्क्यादि हो गया। इस तरह से देते हैं हम। इसमें पिंड स्वेद देते हैं, शालीषष्ठिक पिंड स्वेद अगर ब्रीहण करना है तो, या फिर हम लोग विरेचन देते हैं तो निर्गुंडी एरंड का मिला के निर्गुंडी तेल का, फिर मिश्रक स्नेहम से देते हैं, सुकुमार एरंडम ऐसे देते हैं। फिर कभी कभी पिजिचिल क्रिया करते हैं, जैसे प्रभंजन विमर्दन तेलम, कुट्टम चुक्क्यादि तेलम का पिजिचिल। अवगाहन देते हैं, सिट्स बात मतलब कमर के नीचे ऐसे पेशेंट को टब में बैठा देते हैं, तो उसमें हम लोग दशमूल कषाय या शीर बला तेल, बलामूल कषाय, निर्गुंडी पत्र कषाय, एरंड पत्र कषाय। और कटी बस्ती सबसे अच्छा रहता है, कोट्टम चुक्क्यादि तेल या प्रभंजन तेल, कार्पस इत्यादि तेल, शीरबला तेल, लाक्षादि तेल, बलाश्वगंधादि तेल, चंदनमला लाक्षादि तेल, जैसा कंडीशन है वैसा देते हैं। अगर यूरिन इनकंटिनेंस है, ड्रिप बाय ड्रिप हो रहा है जैसे इनको भी हो रहा था, तो हम लोग पिच्चू धारण कराते हैं योनि के भाग में, या हम अम्लिकल में नाभि पे नाभि पूरण करते हैं, पिच्चू का ऐसे नाभि पे रखते हैं तेल। उसी तरह से बस्ती में धन्वंतर तेल का, शतपाकी तेल का या सहस्त्रपाकी तेल का बस्ती देते हैं, सहस्रादि तेल का बस्ती देते हैं, पिपल्यादि तेल का अनुवासन बस्ती देते हैं। फिर उसी तरह से हम लोग वैतरण बस्ती देते हैं। अगर आम वातजन्य है तो हम लोग जैसे गुड़ का पानी, इमली का पानी और गोमूत्र इसका देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एरंड मुलादी बस्ती, कभी कभी यापना बस्ती देना पड़ता है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और वर्धमान पिपली रसायनम या सिद्ध मकरध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, बृहत्वा चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस। अगर राजयक्ष्मा जैसा शोष हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वहां पे राज मृगांक रस बहुत अच्छा काम करता है। अगर फीवर भी आ रहा है तो जय मंगल रस, स्वर्ण भूपति रस, कस्तूरी भैरव रस, ऐसे जैसे अवस्था रहती है वैसे देते हैं। हमारे पेशेंट जो है वो आयुर्वेद से जितना स्नेहन होगा और नर्व्स पे काम करना है तो पंचामृत लौह गुग्गुल सबसे अच्छा दवाई है, पंचामृत लौह गुग्गुल देते हैं। फिर सिद्ध मकरध्वज, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि। तो ये कौड़ा इक्विना सिंड्रोम है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है आयुर्वेद से। इस पे एक मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग बताइए अब। डॉक्टर मनीषा मैम, आप पेशेंट देखी हैं तो बताइए, नहीं तो क्या क्या देना चाहिए। अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा ये व्याधि। मनीषा मैम है क्या? नहीं है। माधुरी मैम आप बताइए क्या करना सर चाहिए। इसमें केशर गुप्त ताप्यादी लोग भी ये कर सकते हैं ना, रक्त प्रसादन हाँ अगर ब्लड जी सप्लाई जी, ये हो रहा है तो। बहुत अच्छे रहती है। और तिक्तक क्षीर बस्ती बहुत अच्छा काम हाँ, करे। दिग्गज बस्ती का। हाँ, नारसी रसायन गुगुल तिक्तक तिक्तक क्षीर बस्ती। अभी हमारे नवीन जोशी सर को भी ऐसा ही हो गया था, लेकिन मैं उन्होंने जो चंदनमला लाक्षादी तेल का बस्ती लिया, मात्रा बस्ती, उससे सर काफी हद तक जल्दी जल्दी रिकवर हो गए। तो सर और वो पेन में हम कुबेराक्ष दे सकते, पेन में अच्छा काम करे। क्या कुबेराक्ष वटी? हाँ सर, वो कुबेर रहता है ना सर, वो करता है काम सर अच्छा, पेन कर ये होता है। मैंने लिया था सर मेरे पेन के लिए, तो अच्छा फर्क आया था सर। अच्छा, वो तो पीसीओडी जन्य रहता है ना कुबेराक्ष वटी। या फिर हम लोग ये देते हैं, शल्लकी का टैबलेट देते हैं, मीठा सुरांजन देते हैं, बृहद योगराज स्वर्णयुक्त, वो देने से फायदा होता है। डॉक्टर सूरज जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आपको काफी हद तक ये समझ गया होगा बेसिक चीजें, कुछ हाँ बोलिए आप। सर, जी थोड़ा 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 आया है समझ में। जी। सर मतलब इसमें अगर ज्वर का इतिहास मतलब जॉन्डिस वगैरह या मतलब चिकन बॉक्स वगैरह मतलब रिसेंट हुआ है तो मतलब पित्त ज्वर का मतलब विचार कर सकते हैं क्या इसमें थोड़ा? जरूर कर सकते हैं। फिर परपटक क्वाद दे सकते हैं, परिपाठादि क्वाद दे सकते हैं, स्वर्ण सुरशेखर दे सकते हैं।
पित्त शामक सारे द्रव्य, गुलकंद और आंवले का मुरब्बा, जो क्योंकि ये मैम में भी कुछ कुछ हुआ था पहले, जो महाजन मैम ने बताया ना, डॉक्टर महाजन मैम ने, उनको वैसा हुआ था। और सर ये मतलब इसमें मेन अपान की दृष्टि होती है ना, मेन मतलब अपान की अपान दृष्टि होती है, जितने नर्व्स हैं वो सारे या तो इरिटेट हुए हैं, डैमेज हुए हैं, इन्फ्लेम्ड हुए हैं, इंजरी हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है वहां पे। हाँ मतलब जनरली इसमें संप्राप्ति वात कफ रहती है या मतलब संप्राप्ति भी वैरी कफ तो करती है रहेगा सर? नहीं सर, श्लेषक कफ है वो तो, वहां पे क्षय हुआ ही है ना, वायु का प्रकोप हुआ है, वहां पे कफ बढ़ाने के लिए ही तो हम स्नेहन कर रहे हैं ना, या हाँ घृतपान सर। जी। उरु स्तंभ जैसा है तो वहां पे पंचकर्म नहीं चलते, वहां पे तो हम शमन दवाइयां ही देंगे जी। तो आप लोग कुछ बोलिए सर, आदित्य सर आप क्या बोलेंगे इस पे? सर वहां पे तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सेल डेथ हो जाता है ना एलोपैथी साइंस के हिसाब से, तो अगर नर्व डैमेज तो डैमेज, उसका इलाज नहीं है एलोपैथी साइंस में। हेलो सर, हाँ सर। मतलब इसमें मतलब पुरुष स्तंभ है तो पुरुष स्तंभ में मतलब उसके पंचकर्म नहीं, उसमें शमन हम लोग चिकित्सा ही कर। तैरते हैं, स्विमिंग करने को बोलते हैं, कफ वात की चिकित्सा, शामक चिकित्सा, त्रिकोटु वगैरह देते हैं, मतलब उरु स्तंभ की चिकित्सा करेंगे सारा, पंचकर्म नहीं देते हैं वहां पे। मतलब सर मैंने पढ़ा था वो एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा हाँ मतलब इससे। जी। तो वो डायग्नोस करना पड़ता है कि उरु स्तंभ जैसा है, वात रक्त है क्या, नर्व तो डैमेज है ठीक है, उसके साथ में क्या आयुर्वेद के हिसाब से बीमारी लग रहा है। और आप लोग ना बहुत जिम्मेदार वैद्य लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि सभी को आओ पकड़ पकड़ के कटी बस्ती दो। उरु स्तंभ में तो कटी बस्ती नहीं दे सकते हैं, आम मत है तो नहीं दे सकते हैं, हमें पूरा अच्छे से समझ आना चाहिए सारा, सार्वदेहिक लक्षण क्या है, अग्नि कैसा है, कोष्ठ कैसा है, पेट साफ हो रहा है कि नहीं, सब देखना चाहिए। बराबर है? पल्लवी मॅम, आता तुम्ही काहीतरी सांगा, आपको क्या समझा पल्लवी मैम? अभी सोच रहे हैं सब लोग। अच्छा, मोनिका मैम भी आई हैं। मोनिका मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं अपने क्लिनिक में? कुछ बोलिए प्लीज, या किसी को कुछ और बोलना है क्या? प्रणाम सर। हाँ, आपको क्या समझा ये सारा बीमारी से, आपको क्या समझा? हाँ सर, संप्राप्ति समझ में आया कि कफ और वात दोनों का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। नर्व का कहीं ना कहीं डैमेज है, तो आपने जो बताया वो सब सर लग रहा है कि वही, क्योंकि वरुणादि कषाय जैसे कफजन्य व्याधियों पे बहुत अच्छा काम करता है वरुणादि कषाय, आपने बताया। तो गुगलू पंचफल तेल आपने बताया, तो वो सब चीजें सर वही देंगे, वो सही है, वो सब ट्रीटमेंट उसी तरह से करते हैं। मेरे पास वैसे कभी कोई इस तरह का पेशेंट आया नहीं सर, हमारे तो हॉस्पिटल में हम कभी नहीं आपको आया। पेशेंट दे रहे हैं मैम। महाजन सर, आप मोनिका मैम के पास मैम को भेज सकते हैं क्या? महाजन कहाँ सर, पे है ये? हाँ जी, हाँ जी। आप सर कहाँ पे रहते हैं दिल्ली में? दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन में, अच्छा, आईपी एक्सटेंशन सर? मदर डेरी। नहीं सॉरी, आईपी एक्सटेंशन सर ये तो फरीदाबाद का ही पार्ट है ना, आई थिंक। नहीं नहीं, लक्ष्मी नगर से आगे। अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, यमुना यमुना पार, ओके हाँ जी। ओके। तो सर ठीक है सर। महाजन सर, आप एक बार मोनिका मैम के पास जाके दिखा दीजिए, और फिर इनका कुछ पंचकर्म देख लीजिए, सीख लीजिए, और आप घर पे खुद कर दीजिए सर, मात्रा बस्ती मैम को ठीक कर दीजिए 2-3 महीने में। अच्छा। कर सकते हैं सर, हाँ। हाँ, एक बार वो मैडम का फिर से एक बार पैर दिखाइए ना, मोनिका मैम देख लेंगी अभी, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। मैम क्योंकि नहीं, वो लेट ज्वाइन हुई थी ना मोनिका मैम। लिंक दोबारा करना पड़ेगा, मैंने वो बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा, तब तक हम बात करते हैं, क्योंकि ना मोनिका मैम बहुत इंटेलिजेंट है, वे कर देंगी ठीक, किसी का भला हो जाए तो अच्छा है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, मतलब इंटेलिजेंट तो सर नहीं है, आपसे ही सीख रहे हैं सर। पर हाँ ये है कि डेफिनेटली हम ट्राई कर सकते हैं, आपने जो भी बताया उसके ऊपर इनको गाइड कर सकते हैं कैसे करना है, और फिर ये हाँ अपने यहाँ पे भी उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए तो सर जी। आप एक बार दिखाइए मैम को। हाँ मैम, आपको क्या क्या तकलीफ है वो चल के दिखाइए, उठ के बैठ के दिखाइए, और अपने पैरों का पंजा दिखाइए सब। हाँ देखिए, इनको वहां पे कौड़ा इक्विना सिंड्रोम हुआ है, तो ये देखिए पैर को ऐसे घुमाइए मैम, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, देखिए ऐसे नहीं हो पा रहा है मैम, फाइन मूवमेंट नहीं हो रहा है मोनिका जी मैम। जी जी सर, तो ये जी सर। आपको बस्ती से, कटी बस्ती से। राइट साइड में सब हो रहा है, लेफ्ट में कुछ नहीं हो हाँ रहा। जी और जी ऐसे उठ रहा है पैर। जी,
और पैर को मैम भी आपके टाइल्स तो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, तो ऐसे खड़े रहेंगी तो ठंडापन जाएगा। नहीं अभी तो बिल्कुल सॉक्स उतारी है अभी ना सॉक्स दिखाने उतारी के है लिए। ना आपको हाँ दिखाने हाँ के ठीक लिए। है। इतनी ठंड है हम तो 24 घंटे सॉक्स पहन के रखते। हाँ तो सर आप मोनिका मैम से कांटेक्ट करिए और एक बार जाइए मैम के पास, मैम के कहाँ उधर पे मोनिका मैम? फरीदाबाद में। सर, हम फरीदाबाद में हैं। आपको दूर तो पड़ेगा, बट एक दो बार आप आके देख लीजिए, फिर आप अपने आप खुद भी कैरी कर सकते हैं। आप मुझे भेज दीजिएगा एड्रेस। अभी ग्रुप में है ना मैम, आप उनसे कॉल कर लीजिए, वो बता देंगे आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएगा सब एड्रेस वगैरह। जी सर एक बार देख लेंगे फिर बता देंगे प्रोटोकॉल क्या क्या करना है, यही सब चीजें हैं, पंचकर्म करना पड़ेगा। आप एक बार सीख लीजिए और कर दीजिए और ठीक कर दीजिए, 2-3 महीने में पूरा ठीक हो जाएंगी, है ना। मैडम तो कह रही हैं हम पुणे आ जाएं। पुणे भी आ सकते हैं, आप कहीं पर भी। मैं तो पास का सोच रहा था, आप पुणे भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। नहीं हम तो रिटायर्ड ही है ना अब। हाँ जी, आपको जहाँ जो जिस पे विश्वास है वैसा कर सकते हैं, लेकिन एक बार मोनिका मैम को दिखा दीजिए, मैं ये चाहता हूँ। हाँ जरूर जरूर। और नहीं मैं सर, आपको अगर आप पुणे जा सकते हैं तो उसका तो मुकाबला नहीं हो सकता सर, फ्रेंकली स्पीकिंग सर, हाँ क्योंकि जी। ऑब्वियसली अरविंद सर तो हम सबके गुरु हैं। तो आप बिल्कुल उनसे करवा सकते हैं सर, अगर आपके लिए कन्वीनियंट है। नहीं तो आप यहाँ पे आइएगा, मोस्ट वेलकम। हाँ थैंक यू। और क्या है ना कि आप ठीक हो जाएंगे, ये बीमारी आयुर्वेद से पूरा ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाएगा पूरा। हाँ ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? किसी को कुछ पूछना है, बताना है? नहीं तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू महाजन सर, आपने पेशेंट भी दिखा दिया हमें। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम 8:15 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम।